मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लो और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा तो सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन करेंगे। नोटबुक इसलिए कि आज हम लोग चैप्टर 14 का लॉन्ग आंसर लिखेंगे। ओके, तो उसके लिए नोटबुक ओपन करना है। लेकिन नोटबुक ओपन कर लिए और लिखाने से पहले जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ उन बातों को फिर से रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें। जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना पूरा देर तक आपको वीडियो देखना है। और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो सारा बात आपको मानना है, फॉलो करना है। ओके, और जिन बच्चों के पास अपनी किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें ख़रीदवा लें, क्योंकि आप इतने बड़े हैं, क्लास 3 के स्टूडेंट हैं और आप समझते ही हैं किताबें नहीं रहने से आपकी लर्निंग पे बुरा असर पड़ रहा है। और इस बात को आप बखूबी समझते हो, तो इस बात को पूरा करने की कोशिश कीजिए और ज़रूर पूरा कीजिए। ओके, तो ये बात मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ। हालांकि ये बात आप लोगों को है ना याद हो गई होगी, बाई हर्ट हो गया है, लेकिन सिर्फ बाई हर्ट नहीं करना, इन बातों को समझना है और इन बातों को पूरा करने की कोशिश करना है और पूरा करना है। ओके, तो इन कामों को कीजिए, फॉलो कीजिए, मेरी बातों को ध्यान से समझिए और इसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं लिखाना शुरू करती हूँ। तो सभी बच्चे नोटबुक को ओपन कर ही लिए हैं। नोटबुक ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको ये देखना है कि नोटबुक ओपन करने के बाद चैप्टर 14 का आपने नोटबुक में शॉर्ट आंसर लिखा है या जो भी ऑब्जेक्टिव है। हालांकि ऑब्जेक्टिव अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन चैप्टर 14 का आपने जो भी चीज़ लिखा है उस लिखे हुए पेज में अगर 3 से ज़्यादा लाइन बच रहा है तो आप बच्चों को उस पेज का इस्तेमाल करना है। और जिनके नोटबुक में 3 या कम लाइन है लिखे हुए पेज में तो उस पेज को छोड़ देना है, न्यू पेज का इस्तेमाल करना है। ओके, हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींचेंगे। उसके बाद एक लाइन में डेट, चैप्टर रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग और तीसरे लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। ओके, और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो डेट, चैप्टर रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। ओके, चलिए मैं लिखना शुरू कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर पहले तो रिमेंबर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जी है, क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बोला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मैंने इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये लॉन्ग है, अब लाइन में ये नहीं कि एक लाइन, दो लाइन, एक सेंटेंस या दो सेंटेंस, जितना बड़ा होता है उतना बड़ा आंसर लिखिए। चलिए पहला क्वेश्चन लिखती हूँ। फर्स्ट है डिस्क्राइब, DESCRIBE, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ दिल्ली। क्या क्वेश्चन कर रहा है, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ दिल्ली। दिल्ली का लोकेशन यानी कि दिल्ली कहाँ स्थित है, उसके आसपास क्या है, उसे हमें वर्णन करना है, संक्षिप्त में बताना। तो चलिए आंसर लिखती हूँ मैं। आंसर है दिल्ली इज सिचुएटेड on the banks of the river Yamuna, YAMUNA।
Delhi shares its boundaries 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 with the states states of Haryana HRYANA Haryana on the northwest NORTH northwest ये सब डायरेक्शन है and उत्तर प्रदेश and उत्तर प्रदेश प्रदेश in the east ये डायरेक्शन है। तो क्वेश्चन क्या बोला था कि डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ दिल्ली। दिल्ली का लोकेशन हमें डिस्क्राइब करना है, बताना है। हमारा आंसर है दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, स्थित है। यमुना का वाई कैपिटल आप जानते ही हैं, जो कुछ भी नेम होता है, किसी भी चीज़ का नेम, उसका पहला अक्षर कैपिटल। तो जो चीज़ मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखा है, आपको भी कैपिटल लिखना होगा। जैसे दिल्ली, यमुना, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये जगह का नाम है, तो इसका पहला अक्षर कैपिटल। तो हमारा आंसर है दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद द स्टेट्स ऑफ हरियाणा ऑन द नॉर्थ वेस्ट एंड उत्तर प्रदेश इन द ईस्ट। दिल्ली की जो बाउंड्रीज है, दिल्ली की जो सीमा रेखा है, एक सीमा रेखा पे है ना, मतलब सीमा रेखा जो है वो क्या है, स्टेट से जुड़ा हुआ है। स्टेट से मतलब दिल्ली का जो सीमा रेखा जहाँ ख़त्म होता है, वहीं से दूसरा स्टेट, दूसरा राज्य शुरू होता है। तो एक पहला स्टेट है जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, मतलब नॉर्थ उत्तरी पश्चिमी में जो दिशा पड़ती है, उस एक दिशा की तरफ कौन है, हरियाणा एक राज्य है। और जो ईस्ट यानी कि पूरब दिशा की तरफ जो पड़ता है, उस एक दिशा पे उत्तर प्रदेश है। ओके, तो दिल्ली की एक दिशा की तरफ कौन है, तो हरियाणा है, और दूसरी दिशा की तरफ कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। तो दिल्ली कहाँ स्थित है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में हो गया। ओके, और कहाँ है, यमुना नदी के किनारे, मतलब एक नदी है यमुना जिसके किनारे दिल्ली बसा हुआ है। ओके, इसीलिए रायसीना पहाड़ पे राष्ट्रपति भवन है, क्योंकि नदियों के किनारे पहाड़ होते हैं, समुद्रों के किनारे पहाड़ होते हैं। ओके, तो ये है। तो हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लोकेशंस ऑफ दिल्ली। दिल्ली का लोकेशन हमें डिस्क्राइब करना है। तो हमारा आंसर है दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। दिल्ली शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद द स्टेट्स ऑफ हरियाणा ऑन द नॉर्थ वेस्ट एंड उत्तर प्रदेश इन द ईस्ट। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आप बोर्ड पे देख रहे हैं बिल्कुल स्पेस नहीं है, तो मैं इसे वाइप करूँगी। वाइप करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका आंसर लिखाऊंगी। एक बार फिर से पढ़ दूँ, डिस्क्राइब द लोकेशंस ऑफ दिल्ली। तो हमारा आंसर है दिल्ली सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। बैंक का मतलब किनारा। ओके, दिल्ली शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद द स्टेट्स ऑफ हरियाणा ऑन द नॉर्थ वेस्ट एंड उत्तर प्रदेश इन द ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन दिल्ली। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन दिल्ली। दिल्ली में किस प्रकार का
वातावरण, जलवायु, आबो हवा पाया जाता है। क्लाइमेट का मतलब होता है वहाँ का जलवायु कैसा है, मतलब वहाँ का मौसम कैसा होता है, ठंड में कैसा, गर्मी में कैसा, बरसात में कैसा। तो चलिए हम आंसर लिखते हैं। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज एक्सट्रीम। मैं इधर हटा के लिख रही हूँ, कहीं नहीं हटे। एक्सट्रीम, EXTREME, एक्सट्रीम। इट इज़ वेरी हॉट, इट इज़ वेरी hot and dry in summer and very cold in the winter. Delhi receives its maximum MUL rainfall during the months of July and August. JULY, July and August, AUGUST. Okay, तो क्वेश्चन क्या बोला था? What type of climate? Okay, climate is found in Delhi. दिल्ली में किस प्रकार का वातावरण, आबो हवा, पर्यावरण, जलवायु पाया जाता है? तो हमारा आंसर है द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज एक्सट्रीम। दिल्ली का जो क्लाइमेट है बहुत ही एक्सट्रीम, यानी कि बहुत ही अधिकतम रहता है। वहाँ पे क्या रहता है? इट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई इन समर। गर्मियों के मौसम में ये बहुत गर्म और सूखा रहता है, नमी वाला रहता है, चिपचिपा होता है। ओके, एंड वेरी कोल्ड इन विंटर, और जाड़ा के मौसम में बहुत ठंडा रहता है वहाँ का मौसम, क्लाइमेट। दिल्ली रिसीव्स इट्स मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त। जुलाई और अगस्त महीने में दिल्ली में बहुत बारिश होती है। ओके, ज़्यादा बारिश जुलाई और अगस्त के महीने में होती है। तो इस तरीके से आपने जाना कि वहाँ पे गर्मी भी बहुत पड़ती है, उसी तरीके से जाड़ा भी बहुत पड़ता है, और वर्षा भी बहुत होती है जुलाई और अगस्त महीने में। ओके, तो क्वेश्चन बोला था व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड इन दिल्ली। दिल्ली में किस प्रकार का वातावरण, जलवायु पाया जाता है? ओके, तो हमारा आंसर है। और हाँ, जो चीज़ मैंने कैपिटल लिखा वो कैपिटल लिखिएगा। जैसे दिल्ली तो कैपिटल है ही, उस तरीके से जुलाई और अगस्त ये भी कैपिटल है, क्योंकि ये भी नेम है मंथ का। ओके, कैपिटल। तो एक बार फिर से आंसर पढ़ दूँ, फिर से वाइप करके क्वेश्चन नंबर 3 और उसका आंसर लिखाऊंगी। तो आंसर है द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज एक्सट्रीम, इट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। दिल्ली रिसीव्स इट्स मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त। कहने का मतलब है दिल्ली में अधिकतम है ना मौसम रहता है, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है बहुत ही अधिकतम होता है। ये गर्मियों के मौसम में काफ़ी गर्म रहता है और नमी वाला रहता है। जाड़ा के मौसम में काफ़ी जाड़ा होती है, और वहाँ पे वर्षा ऋतु में अगस्त और जुलाई महीने में बहुत ज़्यादा पानी होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ये हो गया, तो हर एक चीज़ ज़्यादा वहाँ होता है। अब मैं वाइट कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर
Write a short note on the राष्ट्रपति भवन। क्वेश्चन क्या कर रहा है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन पे एक छोटा यानी कि शॉर्ट नोट यानी कि एक छोटा लेख लिखना है। तो चलिए मैं आंसर लिखती हूँ, फिर आप उसी तरीके से नोट कर लीजिएगा। हमारा आंसर है द राष्ट्रपति भवन इज द ऑफिशियल इधर से लिख रही हूँ ऑफिशियल रेजिडेंस of the president of the president president of India India located in New Delhi and is one of the most iconic monuments in India. Full stop. Okay. It include gardens, museum, ceremony hall, ceremonial hall, large open space, residence, residence of bodyguard,
देखिए मैं ये क्वेश्चन को वाइप कर रही हूँ, है ना। क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन पे एक छोटा लेख हमें लिखना है। तो इस क्वेश्चन को मैं वाइप कर रही हूँ क्योंकि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे आंसर नहीं हट रहा है। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मिस आधा नीचे लिखे आधा ऊपर, क्योंकि बोर्ड पे स्पेस नहीं है और मैं इसे समझाई भी नहीं हूँ, तो वाइप कर दूंगी और आधा बाद में समझाऊंगी, आधा अभी, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्वेश्चन को ही वाइप करेंगे। ध्यान से देखिएगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन को वाइप कर रही हूँ, ओके, आंसर को नहीं कर रही हूँ। हम आंसर रहने देते हैं क्योंकि हमें अभी समझना बाकी है। ओके, बॉडी गार्ड एंड स्टाफ्स, ST स्टाफ, ETC एक्सेट्रा, it is designed by a British architect, BRITISH, British architect। ओके, इतना रहने देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोला था कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन पे एक छोटा लेख लिखना था। तो हमारा आंसर है, देखिए मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है सेंटेंस। आप देखिए, आपको लग रहा है काफ़ी लंबा, लेकिन इसमें 3 ही सेंटेंस। 3 ही सेंटेंस का क्या मतलब है कि एक सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ फुल स्टॉप है, फिर दूसरा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होके ETC पे फुल स्टॉप है, फिर तीसरा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होके आर्किटेक्ट पे फुल स्टॉप है। तो 3 ही सेंटेंस है, भले वो लंबा लग रहा है लेकिन 3 ही सेंटेंस है। तो हमारा आंसर है, द राष्ट्रपति भवन इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। बोला राष्ट्रपति भवन जो है हमारे भारत देश के जो मतलब राष्ट्रपति भवन क्या है, ऑफिशियल रेजिडेंस है, यानी कि कार्यालय, रहने का स्थान है, निवास स्थान है किसका, प्रेसिडेंट का। किस प्रेसिडेंट का, तो हमारे भारत देश के राष्ट्रपति का ये ऑफिशियल रेजिडेंस है। ओके, जो कि दिल्ली में स्थित है एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। और ये हमारे भारत देश का है ना मोस्ट आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स है, मतलब एक देखने में मतलब एक दर्शाता है हमारे भारत देश को। राष्ट्रपति भवन, रेड फोर्ट, ये सब हमारे भारत देश का क्या है, मोस्ट आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स है, स्मारक में से है, एक है। इट इंक्लूड्स गार्डन्स, म्यूजियम, सेरिमोनियल हॉल, लार्ज ओपन स्पेस, रेजिडेंस ऑफ बॉडी गार्ड एंड स्टाफ एक्सेट्रा। इसमें कौन कौन से हैं, इसमें गार्डन्स है। जो कौन सा गार्डन है राष्ट्रपति भवन में, यस, मुगल गार्डन। इसमें गार्डन्स है, म्यूजियम है, म्यूजियम यानी कि मतलब जहाँ पे हम चीज़ों को, पुरानी पुरानी चीज़ों को देखते हैं। सेरिमोनियल हॉल है, सेरिमोनियल हॉल मतलब वहाँ पे फंक्शन किया जाता है, लोग शादी ब्याह भी करते हैं। ओके, मैं वहाँ गई भी हूँ, काफ़ी बड़ा हॉल है। हॉल के अलावा वहाँ पे जो ग्राउंड है, कैंपस है, काफ़ी बड़ा है। वहाँ पे लोग है ना टेंट डालते हैं और शादी का डेकोरेशन करके शादी करते हैं। तो बहुत अच्छा है, बहुत ओपन एरिया है और बहुत ज़्यादा है, जैसे है ना ओपन स्पेस, लार्ज ओपन स्पेस, खुली हुई जगह है। मतलब सेरिमोनियल हॉल के पास ही एक खुला जगह है कि लोग हॉल में भी बैठ सकते हैं और ओपन एरिया में भी टेंट लगा के फंक्शन कर सकते हैं। रेजिडेंस ऑफ बॉडी गार्ड एंड स्टाफ एक्सेट्रा, और वहाँ के जो बॉडी गार्ड है मतलब जो उसकी देखरेख करते हैं स्टाफ्स लोग हैं, या जो प्रेसिडेंट को या बड़े बड़े लोगों को है ना जो देखरेख करते हैं, मतलब बॉडी गार्ड उनकी रक्षा करते हैं, रक्षा करता है, उनका भी निवास स्थान है। इट इज़ डिज़ाइंड बाई अ ब्रिटिश आर्किटेक्ट, और इसको जो बनाया गया है, इसकी जो डिज़ाइन की है, मतलब इसकी जो नक्शा रूपरेखा जो चित्र डिज़ाइन किया है वो किसने किया है, ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने किया है। यानी कि अंग्रेज़ के जो एक शिल्पकार थे उन्होंने इसका डिज़ाइन किया था।
ओके। और इसका जो डिज़ाइन है यानी कि जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, मैंने उतना तो नहीं लिखाया, बस जान लीजिए राष्ट्रपति भवन जो बना है वो क्या है, तो वो इंडियन लुक भी देता है, यूरोपियन लुक भी देता है, मतलब वो दोनों स्टाइल में बना हुआ है। और इसमें बहुत सारे रूम हैं, 300 से भी ज़्यादा इसमें रूम है, ओके। आप जानते हैं इसमें 300 से भी ज़्यादा रूम है और इसमें बहुत सारे स्टाफ्स हैं, ओके। तो ध्यान रखिएगा 300 से भी ज़्यादा, ये सब अलग अलग चीज़ है। रूम जो उसमें है सिर्फ 304 रूम है। और ये गार्डन्स, म्यूजियम, सेरेमोनियल हॉल, ओपन स्पेस है ना, बॉडीगार्ड के लिए रेजिडेंस, ये सब अलग है, ओके। और उसका जो डिज़ाइन किया है ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने किया है और इंडियन लुक भी वो देता है और वो यूरोपियन लुक भी देता है। मतलब वो ऐसा बना हुआ है कि वो भारत के लिए तो है ही, जैसे हमारे भारत देश में उस हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें बनी होती हैं, और वो यूरोपियन लोग मतलब यूरोप में भी वैसी चीज़ें होती है, तो उसका भी डिज़ाइन है। मतलब दोनों का फ्यूजन है, यूरोपियन और इंडियन का फ्यूजन बना के इस मतलब राष्ट्रपति भवन को तैयार किया गया है। तो मैं इतना ही क्वेश्चन रहने देती हूँ, ज़्यादा दूंगी तो आप याद नहीं कर पाओगे, थोड़ा लंबा हो रहा है, ओके आंसर। तो इतना ही रहने देती हूँ। और ये काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, ओके। तो इसका जो मतलब ये जो बिल्डिंग है स्क्वायर मीटर्स में अगर देखें तो 19,000 स्क्वायर मीटर में है। और अगर हम फीट की बात करें तो ये 2 लाख फीट में आता है। मतलब इतना चौड़ाई में ये बना हुआ है, एकदम राउंड जैसा है, आपने देखा ही होगा, आपके बुक में ही है, ओके। और कितने एरियाज़ में है, इसमें कितने फ्लोर हैं, तो 4 फ्लोर हैं। 4 फ्लोर में 340, सॉरी मैंने 304 बोल दिया, 300 से भी ज़्यादा रूम है, 340 के आसपास इसमें कमरे हैं। और 332 एरिया में ये फैला हुआ है। इसका एकर्स जो है एकर्स में है, 332 एकर्स में फैला हुआ, मतलब सोच सकते हैं कितना बड़ा है। 4 फ्लोर है, 4 फ्लोर में 340 रूम है, ओके, तीनों में मिलाकर इस तरीके से इतना बड़ा है ये रेजिडेंस। मैंने लेकिन उतना नहीं लिखाया है, जो मेन पार्ट है मैंने वो लिखा दिया, आप इसको याद कीजिएगा। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर जी ऑफ चैप्टर 14, चैप्टर 14 का क्वेश्चन नंबर जी याद करना है, जिसमें से मैंने 3 ही क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और 5। 4 और 5 में क्या है, 4 में है कि क्या बोला, राइट ऑफ फ्यू लाइन और फूल वालों की सैर। तो फूल वालों की सैर पे हमें कुछ लाइन लिखना है, मतलब उस पर भी एक लेख लिखना है, मतलब उसके बारे में बताना है, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगी। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन दिल्ली, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हमें डिस्क्राइब करना है, विस्तार में बताना है, तो मैं उसे भी लिखा दूंगी, तो वो नेक्स्ट क्लास में मैं लिखाऊंगी, ओके। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3, 1, 2, 3 का आपको याद करना है। तो आपका होमवर्क क्या है, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर जी ऑफ चैप्टर 14, चैप्टर 14 का क्वेश्चन नंबर जी, जो कि मैंने 3 ही लिखा है, इसी तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जिन बच्चों को वर्ड मीनिंग या शॉर्ट आंसर नहीं याद हो पाया है उनके लिए वो चीज़ अगेन रिमेंबर है, ओके। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और जब हमारा क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं आप लोगों को क्या देती हूँ, तो एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है वो ये है कि एट होम के लिए, कि हम घर पे, जैसे हम इससे पहले मैं देती थी स्कूल में हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए, तो उसी तरीके से घर में हमारा बिहेव कैसा होना चाहिए, तो है बी काइंड टू एवरीवन। ये बात आपने स्कूल में भी पढ़ा था कि हमें स्कूल में सबके साथ कैसा होना चाहिए, तो उसी तरीके से तो वहाँ पे था बी नाइस टू योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स के साथ हम अच्छा बिहेव करें। और यहाँ पे है बी काइंड टू एवरीवन, मतलब घर के जितने भी सदस्य, चाहे वो आपके अपना परिवार क्यों ना, अपना परिवार दैट मीन्स कि आपके मम्मी पापा और आपके सिबलिंग्स यानी कि सगे भाई बहन, उसके अलावा जैसे कज़न्स होते हैं, चाचा चाची होते हैं, दादा दादी होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी, उनके बच्चे, हमें सभी के साथ काइंड यानी कि दयालु व्यवहार रखना है। मतलब हमें प्रेम भावना, स्नेह भावना सबके साथ रखनी है, ओके। अगर सबके साथ ऐसा सोचेंगे तो हम सभी का भला करेंगे, सभी के साथ अच्छे रहेंगे। तो हमें क्या करना है, बी काइंड टू एवरीवन। इस गुड हैबिट टिप को फॉलो कीजिएगा और जो मैंने होमवर्क दिया है उसे याद कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।